चुके वो उसको किराए के रूप में मान के जब्त कर लेगा। जैसे अपने गाड़ी का एग्जाम्पल सबसे अच्छा है इसमें, आप किस्तों में गाड़ी लेके आओ, गाड़ी का यूज़ करो, किस्तें मत दो, जितनी आप किस्तें दे दोगे वो आपकी जमा हो जाएगी और कंपनी वाले उस गाड़ी को ले जाएंगे जिससे भी आपने फाइनेंस करवाया है। तो देखिए हायर परचेज अकाउंट क्या है। अर्थ, इस पद्धति में विक्रेता की सुपुर्दगी यानी क्रय प्राप्त कर लेने के पश्चात उसका भुगतान किस्तों में करना होता है। अर्थात जो क्रेता होता है वो माल को प्राप्त कर लेता है और बाद में उसका किस्तों में भुगतान करते रहता है। जब संपूर्ण किस्तों का भुगतान हो जाता है तो विक्रेता को माल का स्वामित्व मिल जाएगा, यानी माल जो विक्रेता है वो माल का स्वामी बन जाएगा मिलने की जगह। किराया क्रय पद्धति की विशेषता क्या है? माल की सुपुर्दगी, यानी सबसे पहले इसकी विशेषता देखो, माल की सुपुर्दगी कैसे होती है। माल की सुपुर्दगी किराया क्रय अनुबंध में विक्रेता द्वारा माल की सुपुर्दगी अनुबंध पर तत्काल किराया क्रय को दे देता है, यानी जैसे ही वो अनुबंध करेगा उसको वो माल दे दिया जाएगा, पैसा आया हो चाहे नहीं आया हो। दूसरा, भुगतान की विधि और तत्व संबंधी वचन, यानी साथ के साथ देना या कैसे भुगतान होगा। किराया क्रेता अनुबंध के समय एक निश्चित राशि तुरंत जमा करा देता है जिसे हम डाउन पेमेंट कहते हैं, तथा शेष राशि किस्तों में जिसमें उसका मूलधन यानी जो उसकी कितनी राशि बाकी है वो प्लस उसका ब्याज यानी कितने समय बाद देगा उसका ब्याज उसमें जोड़ लिया जाता है, यानी मूलधन और ब्याज को मिलाकर किस्त में उसका भुगतान करने का वचन दे देता है। अगर आज गाड़ी आप 60,000 की खरीदते हो, आप 20,000 रुपये डाउन पेमेंट देते हो तो आपको वैसे तो 40,000 ही और देना होता है, लेकिन अगर आप किस्तों में भुगतान करोगे तो कम से कम आपको 55,000 रुपये देने होंगे। अर्थात आपकी गाड़ी पे लगभग एक मोटर बाइक पे जिसकी किस्त 2-2.5 हज़ार होगी उस पर लगभग 13 से 14,000 रुपये का ब्याज कंपनी को मिल जाता है किस्तों में 2 साल का। किस्तों के जब्त करने व माल वापसी का अधिकार, यदि किराया क्रेता समय पर किस्तों का भुगतान नहीं करता है तो जो विक्रेता होगा उसकी संपत्ति को वापस प्राप्त कर लेगा, यानी उस वस्तु को वापस ले लेगा और जितनी भी प्राप्त उसने यानी जितनी भी राशि उसने ली है उस वस्तु का किराया मानकर वो जब्त कर देता है। अब देखिए इसकी शब्दावली। रोकड़ी मूल्य। रोकड़ी मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर विक्रेता द्वारा संपत्ति को नगद में बेचा जाता है। आज की आज गाड़ी खरीद लो, पूरा पैसा एक साथ दे दो, 60,000 रुपये दे दो, गाड़ी ले जाओ, ये हो गया उसका कैश प्राइस। कोई फ्रिज ला रहे हो 15,000 रुपये का है, वो उसका कैश प्राइस हो गया। अब किस्तों में लाओगे तो उस पर तो फर्क पड़ेगा। किराया क्रय मूल्य। किराया क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिसमें तुरंत जमा यानी डाउन पेमेंट और किस्तों की राशि को जोड़कर ज्ञात किया जाता है, यानी डाउन पेमेंट और किस्तों में हम कितना भुगतान कर रहे हैं उसको ब्याज सहित इन सब का टोटल ही किराया क्रय मूल्य होता है। हायर परचेज वैल्यू। तुरंत जमा यानी डाउन पेमेंट वह राशि जो क्रेता द्वारा अनुबंध के साथ ही भुगतान कर दी जाती है, यानी जिस दिन वो वस्तु को खरीद रहा है उसी समय उसको कुछ ना कुछ राशि दे के आ रहा है तो वो डाउन पेमेंट कहलाएगा। किराया क्रेता। किराया क्रेता वह व्यक्ति है जो किराया क्रय पद्धति पर संपत्ति को खरीदता है यानी क्रय करता है। किस्तों में खरीदने वाला व्यक्ति किराया क्रेता और किराया विक्रेता किस्तों में संपत्ति को बेचने वाला व्यक्ति किराया विक्रेता कहलाएगा। किस्तों का विवरण। किस्तों के विवरण अर्थात भुगतान की जाने वाली किस्तों की संख्या, प्रत्येक किस्त की राशि और किस तिथि को किस्त भुगतान होगी, इन सब का उल्लेख किस्त विवरण में होता है। इस तरह से आप इसकी शब्दावली को समझ सकते हैं। अब सबसे मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक अपने ब्याज की गणना। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अब इसमें ब्याज की गणना, क्योंकि अगर ब्याज की गणना सही नहीं हुई तो आपका पूरा क्वेश्चन ही आपसे हल नहीं होगा, उसका आंसर सही नहीं आएगा। इसकी एंट्रियाँ क्या होगी ये सब बाद में है, सबसे पहले इसकी ब्याज की गणना। तो देखिए ब्याज की गणना में क्या क्या है। पहला नियम, जब रोकड़ी मूल्य भी दिया हो, ब्याज की दर भी दी हो, किस्तों की संख्या भी दी गई हो, यानी तीनों चीज़ें उसने दे दी हो,
और किस्त में अब यहाँ पे भी दो ऑप्शन बनते हैं, किस्त में ब्याज की राशि शामिल हो और किस्त में ब्याज की राशि शामिल नहीं हो। तो पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे जब किस्तों में ब्याज की राशि शामिल हो। देखिए पता कैसे चलेगा कि किस्त में ब्याज की राशि शामिल है या नहीं है। तो देखो, यदि नगद मूल्य की तुलना में करूं, किस्तों की संख्या को किस्त की राशि से गुणा कर लो और उसमें डाउन पेमेंट जोड़ दो। अगर इसका टोटल नगद मूल्य से ज़्यादा आ जाता है, यानी नगद मूल्य कम हो और किस्तों की राशि और डाउन पेमेंट उसका टोटल ज़्यादा आ जाए, तो इसका मतलब किस्तों में ब्याज की राशि शामिल है। और यदि किस्तों की संख्या को किस्तों की राशि से गुणा करके डाउन पेमेंट जोड़ते हैं और ये राशि नगद मूल्य के बराबर आती है, तो इसका मतलब किस्तों में ब्याज शामिल नहीं है। अब देखो ये 1 अप्रैल 2014 ये डेट आ गई। एक्स क्रेता है और वाई विक्रेता है। अब देखो उनके बीच अनुबंध क्या हुआ। एक कार जो कि 1 लाख रुपए रोकड़े मूल्य का था, यानी एक कार रोकड़े मूल्य की थी, 21,920 तो डाउन पेमेंट दे दिया एक्स ने और शेष राशि 40,000 की 3 वार्षिक किस्तों में किया जाता है, यानी बाकी जो पेमेंट है वो वार्षिक किस्तों में किया जाता है और ब्याज की दर दे दी 25%। अब देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले कर रहे हैं ब्याज की गणना। ब्याज की गणना देखो कैसे होगी। पहले हेडिंग देखो आप, 4 कॉलम तो अमाउंट के होंगे इस विधि में। अब देखो, 1 हो गया पर्टिकुलर, 4 हो गया अमाउंट के। पर्टिकुलर बकाया राशि यानी आपकी नगद रोकड़ी मूल्य वाली राशि आएगी। किस्तों की राशि जिसमें ब्याज और किस्त दोनों आएंगी। ब्याज, उसमें से ब्याज कितना बनता है और किस्त की राशि में से ब्याज घटा दो तो मूलधन कितना आपने दे दिया, क्योंकि ब्याज की गणना हमेशा बकाया मूलधन पर की जाती है, ना कि कुल बकाया राशि पर। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ध्यान रखना। ब्याज की गणना बकाया राशि जो कि मूलधन के रूप में होती है उस पे किया जाएगा, ना कि कुल बकाया राशि पे। देखिए अपना जो क्वेश्चन था उसमें 1 लाख रुपए कैश प्राइस थी, उसमें सबसे पहले डाउन पेमेंट दे दिया 21,920। ये पहली इंस्टॉलमेंट हो गई एक तरीके से। इसमें ब्याज तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि डाउन पेमेंट में ब्याज की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए ये का ये मूलधन रह गया। अब 1 लाख में से आप 21,920 मूलधन के रूप में दे चुके, तो अब आपकी बकाया राशि हो गई 78,080 रुपये, यानी 78,080 रुपीज़। और इसी पे ब्याज की कैलकुलेशन होगी। कैसे? 78,080 रुपये का पहले जो कि मेरी ब्याज की दर थी 25%, पहले वो 25% ब्याज निकलेगा। देखो कैसे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने, ये बाद में लिखूंगा अमाउंट, पहले इसको देखो। ये अमाउंट हमेशा मूलधन से लिया जाएगा, तो ये अमाउंट बाद में आएगा, पहले इसको देखिए। 40,000 की किस्त दी, 78,080 का 25% ब्याज हो गया 19,520, यानी इस 40,000 में से 19,520 तो केवल ब्याज का है, तो इसका मतलब मूलधन कितना है, इसमें से इसको घटा लीजिए 20,480, ये 20,480 यहाँ पे आएगा। सेकंड, अब इसको घटाने पर कितना अमाउंट बच रहा है, 57,000, यानी 57,600। सेकंड इंस्टॉलमेंट जो कि 40,000 की है, इसका 57,600 का 25% निकालूंगा, 14,400 ब्याज हो गया। 40 में से 14,400 गए, 25,600 आपका मूलधन आ गया। मूलधन को घटा लीजिए, आपका बच रहा है 32,000। फिर आपकी थर्ड इंस्टॉलमेंट भी 40,000 की है, 32,000 का 25% 8,000 हो गया। 40,000 में से 8,000 को कम कर दीजिए, 32,000 मूलधन आ गया। 32 में से 32 गया तो यहाँ क्या आएगा, हमेशा नील। आप एक तरफ किस्तों की राशि को जोड़ लीजिए, एक तरफ ब्याज को जोड़ लीजिए और एक तरफ मूलधन को जोड़ लीजिए। इन दोनों का टोटल यानी मूलधन और ब्याज को अगर मैं जोड़ दूं तो जो आपने कुल भुगतान किया है किस्तों में उसका टोटल बराबर आ जाता है। ये थी हमारे ब्याज की गणना की पहली विधि। दूसरी विधि देखिए, दूसरी विधि में क्या दे रखा है कि अगर किस्तों में ब्याज की राशि शामिल नहीं हो, तो जब किस्तों में ब्याज की राशि शामिल नहीं हो, अब इसका पता कैसे चलेगा, मैंने पहले कह दिया आपको। देखिए 1 जनवरी 2015 को एक मशीन जिसका रोकड़ी मूल्य 30,000 था, भुगतान में 7,500, कितने 7,500 तो हमने डाउन पेमेंट में दे दिया
और शेष राशि 7,500 की 3 किस्तों में की जानी है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक है, ध्यान दीजिएगा वार्षिक, किस्तें भी आपकी वार्षिक है, तो ब्याज की गणना कीजिए। अब इस क्वेश्चन में पता कैसे चलेगा ब्याज किस्तों में शामिल है या नहीं, तो अपना फॉर्मूला यूज करेंगे अपन। पहले तुरंत भुगतान जमा कराया 7,500, किस्तों की राशि आपकी 7,500, किस्तों की संख्या 3। पहले तो इन दोनों को हल करेंगे, 7.5 इनको गुणा किया 22,500, और आपका मूलधन कितना था यानी नगद प्राइस, नगद मूल्य वो था आपका 30,000। 7.5 प्लस 22.5 बराबर 30, ये दोनों वैल्यू बराबर हो गई, इसका मतलब ब्याज शामिल नहीं है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, इसका भी फॉर्मेट वही रहेगा सेम, बस फर्क इतना सा पड़ेगा, मूलधन पहले आ जाएगा और किस्त की राशि बाद में जाएगी। देखिए कैसे, देखिए वही विवरण, बकाया रोकड़ी मूल्य, मूलधन पहले आ जाएगा, किस्त बाद में चली गई, ब्याज अपनी जगह है। सबसे पहले आपका कैश प्राइस था 30,000, 30 का 30 आ गया, डाउन पेमेंट घटाओ 7.5, अब ये 7.5 मूलधन ही तो जा रहा है, इसलिए मूलधन में लिख देंगे, और ये इसमें कोई ब्याज शामिल नहीं है, तो एक तरीके से पहली जो राशि आपने दी वो 7,500 हो गई। अब बचे आपके 22.5, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 7,500, अब इसमें ब्याज का तो पता है ही नहीं ना, क्योंकि ब्याज तो किस्तों में जुड़ा हुआ है ही नहीं, तो मैं 7,500 मूलधन की ही किस्त जा रही है, इसलिए मैं 7,500 को पहले घटा लूँगा, तो मूलधन में तो 7.5 कम हो गए, 22,500 का 5% निकालोगे तो 1,125 रुपये आ रहा है, 1,125, जो मूलधन प्लस ब्याज इनको जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगी किस्त, ये हो गई आपकी पहली किस्त। फिर आपके पास 22.5 में से 7.5 गए तो बचे 15, सेकंड इंस्टॉलमेंट आपने 7.5 की घटाई जो कि मूलधन में से ही है, तो मूलधन 7.5 कम कर लोगे, अब 15,000 का 5% जो है वो आता है 750, 750, मूलधन प्लस ब्याज बराबर किस्त। फिर इधर आपका बच रहा है 7.5, लास्ट इंस्टॉलमेंट भी यानी आखिरी किस्त भी आपकी 7,500 है, यहाँ तो बच नील हो गया, 7.5 थे, 7.5 का 1 साल का ब्याज 5% से 375 रुपये बनता है, दोनों को जोड़कर ही हो गई आपकी किस्त की राशि। वही फॉर्मूला, मूलधन और किस्त की राशि को जोड़ लो, किसके बराबर आएगी वो कुल किस्त की राशि के बराबर आ जाएगी।